सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बैंक टाइम। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी, और इन्जॉय कर रहे होंगे। हर दिन को इन्जॉय करना, मैं जैसे हर बार बोलता हूँ कि हर दिन को इन्जॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन्जॉय भी करा करो, पढ़ाई एक अलग अपनी अलग जगह है, बट थोड़ा सा इन्जॉयमेंट अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाना, बस ये इन्जॉयमेंट होता है। कोई ज़्यादा मतलब किसी ट्रिप पे निकल जाना, रोड ट्रिप पे, और वो सब चीज़ें ठीक है, वो बाद में कर सकते हो सिलेक्शन के बाद में, बट अभी आपका जो फ्लो है वो खराब हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमारी हल्क कोर्स की जो है वो सेकंड क्लास है, और ये हमारा चैनल, ठीक है। अगर आपको किसी को सर्च बाद में करना हो तो आप इस नाम से डायरेक्टली @बैंक टाइम जाके और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो यार। आपका कोई भी मतलब क्लासेस हो, जब भी क्लासेस हो, जब भी अपलोड होती हों, तो आप एक बार अभी टाइम सेट नहीं बैठ पा रहा परमानेंटली, एक बार टाइम सेट बैठने के बाद तो उसी सेम टाइम पे आएगा। बट अभी के लिए सब्सक्राइब कर लो, और दूसरे कंटेंट जो आते रहते हैं, दूसरी चीज़ों की जो आते रहती है आपके पास में, मुझे मतलब मेरे चैनल को, इस चैनल को ग्रो, मेरे इनिशिएटिव को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करना, सिर्फ एक सेकंड का काम है, और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इस चैनल को ग्रो करने के लिए, मेरे इनिशिएटिव को ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आप सब लोग ये इतनी सी छोटी सी चीज़ कर दोगे यार, इतना छोटा सा एफर्ट, एक सेकंड का एफर्ट क्लिक करना है, ठीक है। तो प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा। और आज है हमारी हल्क कोर्स की सेकंड क्लास, ओके। तो फर्स्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बता दी थी चीज़ें, क्या क्या बताई थी, जितने भी वैदिक मैथमेटिक्स के जो ट्रिक्स होते हैं, जो हमारे काम में आने वाले हैं, जो हमारे कैलकुलेशन में हेल्पफुल होने वाले हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर, वैदिक मैथ्स वाली क्लास के अंदर बता दी थी। आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी हुई है, प्लेलिस्ट हल्क कोर्स के नाम से ही प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके और आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो, उसका भी एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग दे रखी है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज सेकंड क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सेकंड क्लास में हम बात करने वाले हैं किन किन चीज़ों के बारे में। एक तो हम रूट्स कैसे निकाल सकते हैं उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको 50 तक स्क्वायर बोला हुआ है कि आप याद कर लेना। आई होप आप सबने एक बार याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार 50 तक के स्क्वायर्स में से कोई नंबर आ जाए। कई बार कैलकुलेशंस में क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, कई बार कैलकुलेशंस में क्या होता है कि काफी बड़े नंबर दे दिए जाते हैं स्क्वायर में, ठीक है ना। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, ओके। तो डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करना आता है आपको फटाफट से, तो आपको फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा ये किसके बीच में आ रहा है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं जनरली बता देता हूँ क्या करते हैं, कि कोई भी अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो उसको ये आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं कि यार ये 70 के 75 के बीच में आ रहा है, यार ये 70 और 80 के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो सकता है, उसके बीच में कहीं लाया करेगा, अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करते हैं। बट एक एक तो होता है कि आपका अप्रोक्सीमेशन भी सही तरीके से जा रहा हो, और एक 70 टू 80 के बीच में कौन सा नंबर निकाल लोगे यार तुम। या तो फिर ये करो, या फिर 70 से 75 के बीच में देखो, 75 से 80 के बीच में देखो, फिर ऐसे चेक करते रहो, आपका टाइम तो खत्म हो गया। मतलब 3 से 4 मिनट तो आप इसमें लगा दोगे, फिर क्वेश्चन में क्या करोगे। मेंस में बात कर रहा हूँ मैं, प्रीलिम्स में तो इतना ज्यादा वो देते भी नहीं है, मेंस चीज की बात कर रहा हूँ, मेंस वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कई बार अगर ऐसे स्क्वायर दे दिए जाएं जो बड़े हों, मतलब जो डिजिट्स में ज्यादा हों, तो उनको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उस चीज को आज हम सीखने वाले हैं। स्क्वायर रूट में भी सीखने वाले हैं और क्यूब रूट में भी सीखने वाले हैं, ठीक है। और भी आगे फ्रैक्शंस वगैरह की भी चीजें हैं, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो अगले वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन स्क्वायर रूट की, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट वाले पैनल में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना, वो चीज क्या होती है, स्क्वायर रूट वाले में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लास्ट में कौन कौन से डिजिट ऐसी हो सकती है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पे कोई भी नंबर है, XYZ A B, और लास्ट में यहाँ पे मेरे को कौन कौन से डिजिट में, आपको पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे डिजिट हो सकती है, ठीक है ना। तो जस्ट सपोज अगर मेरे पास में 1 है, अगर मेरे पास में 4 है, ऑब्लिक ऑब्लिक अगर मेरे पास में 6 है, ऑब्लिक मेरे पास में अगर 9 है, ठीक है ना। अगर ये चार कंडीशंस आती हैं तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि उस केस में आपको
स्क्वायर रूट वाली चीज में क्या करना है, और अदरवाइज अगर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक है, इन सारे कंडीशंस में आपको एज इट इज ये नंबर ही लिखना है। ओके, बट इन वाले नंबर्स में आपको क्या करना है वो अभी अपन देखते हैं। इस वाले नंबर में क्या होता है, जैसे जस्ट सपोज कि अगर मैं 1 की बात करूं, ठीक है, तो 1 जो होता है वो किस किस के स्क्वायर में आ सकता है। एक तो 1 अपने खुद के स्क्वायर में आता है, लास्ट में, लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं, तो 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। एक जो अपना 9 होता है, 9 का जब स्क्वायर करते हो तब आता है 81। तो जब अपन लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर 9 का स्क्वायर जिसमें लास्ट डिजिट क्या आती है 1, और 1 का स्क्वायर जिसके अंदर 1 आती है। और ऐसा कोई भी आपको, सॉरी 1 से लेके 10 में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर जब आप करोगे तो उसके लास्ट में 1 आ रहा हो, ठीक है। सेम 4 के साथ में भी होता है। 4 के साथ में कौन कौन से पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, एक तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो लास्ट में 4 आ रहा है। और कौन सा आ जाता है 8, 8 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 64 आता है, तो लास्ट में जो 4 आ रहा है ये भी इसी डिजिट का आ रहा है। ओके, फिर अपन नेक्स्ट डिजिट उठा के देख लेते हैं 6 के बारे में। तो 6 वाले में क्या होगा, एक तो खुद 4 का स्क्वायर जो होगा उसके अंदर क्या होगा 16, तो लास्ट में 6 आ रहा है। और एक अगर मैं 6 के स्क्वायर की बात करूं तो इसमें आता है 36, तो इसमें भी लास्ट में 6 आ रहा है। ओके, अब 9 की बात कर लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है लास्ट में, और एक 7 के स्क्वायर में 49 होता है, क्योंकि लास्ट में 9 आता है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये आपको एक बार याद करनी पड़ेगी, आपको एक बार खुद से देखना पड़ेगा इस चीज को सॉरी, कि कौन कौन से नंबर में आप कौन कौन सी चीजों को अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर लास्ट डिजिट में कोई भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको दे रखा है और उसके अंदर आपको ये बोल रखा है कि यार लास्ट में है ना इसका 1 आ रहा है, लास्ट डिजिट जो आ रही है इसकी 1 आ रही है, तो उस केस में आपके दिमाग में फटाफट क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ इस केस में या तो 1 आ सकता है लास्ट में, या फिर 9 आ सकता है। वैसे ही अगर आपको 4 दे रखा हो तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि इसमें लास्ट डिजिट या तो 2 आ सकती है, या फिर इसमें लास्ट डिजिट 8 आ सकती है। वैसे 6 के साथ में, 6 के साथ में क्या होगा, 6 के साथ में या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, और फिर 9 के साथ में या तो 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। तो ये आपका इंटरलिंक फटाफट से होना चाहिए। ये जो बेसिक एक जो आपको चीज याद करनी है, जो चीज आपको सबसे पहले, मतलब आप रट्टा समझ लो भले ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज आपको याद करनी है। इसके बेसिस पे ही, ये जो बेस फाउंडेशन है, इस पे ही आप स्क्वायर रूट आराम से इजीली निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो ये पहले बेसिक आप याद कर लेना अच्छे से कि कौन से नंबर, अगर लास्ट डिजिट में कौन सा नंबर होगा तो किसके बेसिस पे आप कौन से डिजिट लिखोगे, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको अच्छे तरीके से लिखूं, वैसे अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, बट एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके अपने सामने रख लो, ठीक है ना, ताकि इजी रहे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो फिर आपको इजी रहेगा कि हाँ पहले वाली चीज में किस तरीके से करना है, ठीक है। तो एक सेकंड में देख लेता हूँ मेरी वीडियो किस तरफ आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप देखो, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला उठाता हूँ, ओके। या फिर अपन एक काम करते हैं, एक छोटा कोई नंबर, चलो ठीक है इससे स्टार्ट कर देते हैं। 1,444 अपने पास में है, ओके। इसमें लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है 4, ओके। अब 4 जो है ये किस किस के डिजिट में आता है, या तो 2 के डिजिट में आता है या फिर 8 के डिजिट में आता है, ठीक है ना। तो या तो ये 2 के में आ जाएगा या फिर 4 वाले के लास्ट डिजिट में आ जाएगा, सॉरी 8 वाले के, सॉरी पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। या तो 8 में आ जाएगा या 2 में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट वाले केस में आपको लास्ट की 2 डिजिट जो है वो छोड़ देनी है, और उसके बाद में जितनी भी डिजिट है ना वो आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 14 आ रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा आपको, ठीक है। ग्लिटर वाला पेन ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 14 आ रहा है आपके पास में, ठीक है। इस 14 को आपको कंसिडर करके चलना है, और किसी नंबर को नहीं देखना, सिर्फ जो लास्ट में जो डिजिट आ रही है उसको 2 डिजिट छोड़ के, और फिर उसके बाद में आप जितनी भी डिजिट आ रही है आपके पास में उसको कंसीडर कर लो। जैसे मेरे पास में यहाँ पे 14 आ रहा है। अब मेरे को क्या चेक करना है कि ये जो 14 है ये कौन कौन से नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं 3 का स्क्वायर देखूंगा तो ये था 9, और 4 का जब मैं स्क्वायर देखूंगा तो ये आता है 16, ओके।
ये अभी आपको लॉन्ग प्रोसीजर लग रहा है, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना इस चीज की तो ये विद इन सेकेंड्स होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है ना। तो एक बार जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक ये समझने वाली चीजें, और समझाने में तो वैसे भी टाइम लगता है, समझने में भी टाइम लगता है, प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में फ्लुएंसी आएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 3 का स्क्वायर देखूं तो 9, 4 का स्क्वायर देखूं तो 16, तो ये 14 जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब मेरे को क्या देखना है कि ये 3 और 4 के बीच में तो लाई करता है। ओके, सो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे अपने को देखना है कि 3 4 से 12, अपन ने ये चीज देखी, ठीक है। तो 12 जो आ रहा है, ठीक है, ये जो नंबर है ये 12 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये 12 से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना, अगर ये 12 से बड़ा आ रहा है या जो भी अपन ने नंबर मल्टीप्लाई करा है उससे अगर ये बड़ा नंबर आ रहा है तो हम बड़े वाले डिजिट लेंगे। और अगर जो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये छोटी डिजिट अगर बन रही है, जो मल्टीप्लीकेशन है हमारा उससे छोटी डिजिट बन रही है, तो हम छोटे वाले डिजिट को यूज करेंगे, ठीक है। अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, प्रैक्टिस करोगे तो अब नहीं लगेगा, मैं आगे और प्रैक्टिस करवाऊंगा और भी क्वेश्चन समझाऊंगा, तब आपको बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है ना। तो देखो 3 4 12 किया, बट ये तो 12 से बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, 8 उठा लेंगे, और ये जो है फर्स्ट टर्म ही आएगी हमेशा, ठीक है। इसमें नहीं सोचना आपको कि 3 लें या 4 लें, इसमें हमेशा जो पहले वाली टर्म है, जो छोटे वाली टर्म है वो उठानी है। तो 3 लिया और 8 लिया, 38 हो गया इसका स्क्वायर रूट। ओके, एक बार वापस से समझते हैं इसी एग्जांपल को। तो देखो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट में सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट देखी 4। 4 किस किस में आता है, एक तो 2 में आता है और एक 8 में आता है। ओके, ये चीज मुझे समझ में आ गई। बाकी की डिजिट मेरे पास में कौन सी बची, 14 बची। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये एक तो 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 16 जो है 14 से बड़ा हो गया, 9 जो है 14 से छोटा हो गया, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में ये लाया करता है, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या देखना है कि जब मैं 3 into 4 करूंगा, जो जिन दोनों के बीच में लाया करता है उसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, उसका प्रोडक्ट आ रहा है 12, बट ये वाला नंबर तो 12 से बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो ये वाला पहले वाला नंबर होता है ये तो एज इट इज आपको लिख लेना है। अब अगर ये जो नंबर है ये मल्टीप्लीकेशन वाले से बड़ा अगर आ रहा है तो आप बड़े वाले डिजिट उठा लो। अगर ये मल्टीप्लीकेशन वाले जो प्रोडक्ट अपने निकाला है, जो डिजिट से निकाला है, वो उससे अगर ये छोटी वैल्यू आ रही है तो फिर आप छोटे वाली वैल्यू उठा लो। तो यहाँ पे जो 14 है वो 12 से बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, तो अपन यहाँ पे 8 उठा लेंगे और 38 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में क्या है, यार ये मैंने रब कर दिया, रेज कर दिया, आप या तो एक बार पॉज करके वापस से पीछे देख लेना, नहीं तो मैं एक बार वापस से लिख दूंगा, ठीक है ना। अब 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 वाले केस में अपने को क्या करना है, 1 वाले केस में क्या होता है कि या तो 1 में आता है या फिर 9 में आता है, ठीक है। तो 9 का जब स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट डिजिट 1 आएगी, या फिर 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट डिजिट 1 आएगी, ठीक है। ये सबसे पहली चीज मैंने देख ली। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये दो डिजिट छोड़ के जितनी भी मेरे पास में डिजिट बच रही है, ये 16 आ रहा है। अब 16 तो डायरेक्टली 4 का स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर डायरेक्टली मेरे को मिल रहा है तो 4, और यहां पे क्या होगा, ये 3 और 4 के स्क्वायर में लाया कर रहा है, ऐसे मान लो। चलो एक बार मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये 3 सॉरी ये 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में लाया कर रहा है। ओके, तो अब इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, इस केस में मैं क्या करूंगा कि 4 5 20 लूंगा, बट ये प्रोडक्ट जो 16 है वो तो इससे छोटा आ रहा है, तो अगर छोटा आ रहा है तो अपन छोटी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 डायरेक्टली एज इट इज जो पहले बताया था फर्स्ट नंबर लिख लिया और उसके बाद में 1 लगा दिया, तो ये मेरा स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये सिंपल सा था, अब इसको इरेज नहीं करेंगे। अब वापस से मैंने यहाँ पे देखा 2401, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास में 1 आ रहा है वापस। तो 1 किस किस में आता है, 1 एक तो 1 में भी आता है और 9 में भी आता है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने क्या किया कि लास्ट की दो डिजिट को छोड़ दिया, बाकी के देख ली, बाकी क्या बच रहा है, 24 बच रहा है। अब 24 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, एक 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो अब मैं अगर देखूंगा तो 4 into 5 जब मैं करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 20, बट ये तो 20 से बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो अपन बड़े वाले डिजिट उठाएंगे। तो 4 एज इट इज लिख दिया मैंने, और बड़े वाली डिजिट कौन सी थी, 9 49, ये अपना 49 का स्क्वायर रूट आ गया, सॉरी 2401 का स्क्वायर रूट आ गया, 49 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, वापस से मैंने फर्स्ट स्टेप मेरा 6 देखा, ये 6
कौन डिजिट जो है कौन कौन से उसमें आती है से या तो किस में आएगी, 4 में आएगी या फिर 6 के अंदर आएगी, ठीक है ना। तो ये 4 और 6 देख लिया। अब मैं सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, दूसरा स्टेप मेरा लास्ट की 2 डिजिट को छोड़ के उसके बाद में देखूंगा। तो लास्ट की 2 डिजिट छोड़ के मेरे पास में क्या बचा, 54। तो ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, एक 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, डन हो गया मेरा सेकंड स्टेप। अब मैं थर्ड स्टेप में क्या करूंगा, 7 इंटू 8 करके देखूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रोडक्ट आ रहा है, 56 आ रहा है। बट ये जो प्रोडक्ट है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब कंपेयर करेंगे तो 54 तो 56 से कम आ रहा है, तो इसलिए हम कम वाली वैल्यू उठाएंगे। ओके, तो मैं क्या करूंगा, 7 और 8 के बीच में आ रहा था, 7 एज इट इज लिखा, 4 लिखा, ये अपना स्क्वायर रूट आ गया 5476 का। आप भले कैलकुलेटर से करके देखना चाहो तो एक बार करके देख लेना, ताकि क्रॉस चेक आपको भी भरोसा आ जाए कि हाँ हम सही से सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, आपको ट्रस्ट नहीं हो मेरे पे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 1 आ गया वापस से। तो 1 किस किस में आ जाता है, 3 एग्जांपल अभी तक अपन ने कर लिया, तो 1 की वैल्यू तो आपको एकदम अच्छे से रट गई होगी। 1 किस किस में आता है, 1 में और 9 में आता है। सेकंड स्टेप, 2 डिजिट छोड़ के मैं देखूंगा, 79 आ रहा है मेरे पास में। 79 किस किस में आता है, 8 के स्क्वायर के बीच में और 9 के स्क्वायर के बीच में। ओके, अब मैं अगर 8 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आएगा 72। अब इन दोनों वैल्यू को अगर कंपेयर करूं तो 79 तो ऑब्वियसली 72 से बड़ा है, तो मैं बड़े वाली वैल्यू चूज करूंगा। और ये जो सिंपल है, ये 8 जो पहले वाली वैल्यू तो ये लिख ली 89। अब 89 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 7921 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, आप देखा करो तो सही यार, अच्छे से देखो, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस चीज़ को वापस अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं 6 का। तो 6 वाली कौन डिजिट में कौन कौन सा आता है, 4 आता है, 6 आता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अपन ने देख लिया। सेकंड स्टेप में 2 डिजिट छोड़ के बाकी की कंसीडर करनी है 184। अब ये स्क्वायर्स आपको याद हो मैं तो समझ में आ जाएगा। 184 किस किस के बीच में आता है, एक तो 13 के स्क्वायर के बीच में और 14 के स्क्वायर के बीच में। ओके, अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि 13 इंटू 14 कैसे करना है, कॉन्जुगेटिव को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट क्लास में बताया था ना। 13 इंटू 14 अगर आ रहा हो तो फटाफट ऐसे ना एप्लीकेशन आ जाती है। मैंने आपको वो चीजें, इसलिए मैंने बारी बारी आपको बोला था और अभी भी बारी बारी बोल रहा हूँ, से मैंने आपको वो चीजें कराई है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम रिलेटेबल है। आपको जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आने वाली चीजें है ना, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आने वाली जो कैलकुलेशंस हैं वही मैंने आपको उसमें करवाई हैं, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, उसको स्किप मत करना। ठीक है ना। अब 13 इंटू 14 करना है तो कॉन्जिक्यूटिव का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 13 का स्क्वायर किया और उसमें 13 ऐड कर दिया, तो 169 में 13 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 179 और 182, तो 182 बन गया। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर करूं तो ये वैल्यू तो बड़ी है, तो बड़ी है तो मैं बड़े वाले डिजिट उठा लूंगा। तो मैंने 13 एज इट इज फर्स्ट नंबर लिख दिया और उसके लास्ट में लिख दिया 36, मेरे 136 का ये स्क्वायर आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये चीज मेरी हो गई। अब अगर आप कहोगे तो एक बार और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यार ये आपको दिख गया था क्या सही से, ये दिखा नहीं होगा ना, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, सॉरी। ये क्या एक्चुअल में मेरी वीडियो इसके ऊपर आ गई होगी, तो एक काम करते हैं अपन इसको एक बार वापस से कर लेते हैं, कोई पंगा नहीं है। इसको ना उस तरफ ले जाके कर लेते हैं ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, नई स्लाइड बना लेते हैं ना भारती का, नीचे भाई। एक सेकेंड यार, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कौन सा एग्जांपल लिया था मैंने यहाँ पे, 18496। ठीक है, तो यहाँ पे 18496 मैंने एग्जांपल ले लिया, इसका अगर मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है तो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मैंने 6 को देखा, 6 किसके उसमें आता है, लास्ट डिजिट में आता है, या तो 4 के लास्ट डिजिट में आता है या 6 के लास्ट डिजिट में आता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इन 2 डिजिट को छोड़ करके मेरे पास में 3 डिजिट ये बची 184। अब 184 अगर आपको स्क्वायर आपने याद कर रखे होंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा एक सेकंड में
कि ये 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आता है। ओके, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसके बीच में आ रहा है। अब अपन को क्या करना है, 184 अपन ने देख ली ये चीज, अब मेरे को क्या करना है 13 इंटू 14 करना है। तो 13 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करने के लिए, कॉन्जिक्यूटिव को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो छोटे वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर और प्लस में उसी को ऐड कर देते हैं। तो ये 169 प्लस 13 बन गया, तो ये क्या बन गया 182। अब 182 और 184 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो इस चीज में क्या आ रहा है कि 182 जो है, सॉरी 184 जो है वो 182 से बड़ा आ रहा है, तो मैं जो बड़े वाली वैल्यू 6 वो उठा लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल सा जो मेरा किस किस के बीच में आ रहा था 13 और 14 के बीच में, तो 13 लिखा, बड़े वाली वैल्यू लिखी 136, ये मेरा इसका बन गया डिजिट। ठीक है, ये मेरी टर्म आ गई जो इसका 18496 का स्क्वायर रूट है। अब है ना अपन एक रैंडम कोई भी एग्जांपल उठा के चलते हैं, ठीक है ना, ताकि मतलब एक कई बार क्या होता है एग्जाम्स में कोई जरूरी नहीं होता कि वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही दे, कई बार आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने भी पड़ जाती है। तो ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं होता एक नंबर का, या एक दो नंबर ऊपर नीचे होता है, बट आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट के आसपास ही रहता है। एक्यूरेट ही मान लो आप, आसपास का रहता है, बिल्कुल एक्यूरेट ही आता है कि अगर वो कोई स्क्वायर रूट दे रखा है और नीचे कुछ डिवाइड में उसके दे रखा है, ऐसे कोई टर्म आ रही होती है रेशियो में, परसेंटेजेस में, तो उसमें कैंसिल आउट हो जाती है वो चीज, ठीक है ना। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसमें भी आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो उस चीज को। जैसे मान लो मैं कोई भी है ना रैंडम एग्जांपल अभी उठा रहा हूँ, ठीक है, फिर अपन एक बार देख लेंगे कैलकुलेटर में भी करके। ओके, तो मैं एक रैंडम एग्जांपल कोई भी उठा रहा हूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं 3 7 8 9 और अपन क्या ले 9 ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें क्या है कि 9 जो मेरी डिजिट है, ठीक है, 9 मेरे डिजिट किस किस के अंदर आती है, एक तो मेरे 3 के अंदर आती है, ओके, और एक मेरे 7 के अंदर आती है। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब मेरे को क्या करना है, ये दो डिजिट मैंने छोड़ी, उसके बाद में जो डिजिट है वो मैंने कंसिडर कर ली 378। अब ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 18 के स्क्वायर के बीच में और 19 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो इन दोनों के बीच में 378 जो वैल्यू है, सॉरी 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 ये 19 और 20 के बीच में लाया करेगा, सॉरी 19 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में लाया करेगा, क्योंकि इसका 361 होता है और इसका 400 आएगा, तो इसके बीच में लाया करेगा। अब मेरे को 19 इंटू 20 अगर मैं करके देखूंगा तो 19 इंटू 20 कितना आएगा 380। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये वैल्यू ऑब्वियसली इससे छोटी है, तो मैं छोटे वाली टर्म पिक करूंगा, तो पिक करूंगा छोटे वाली टर्म, तो क्या करूंगा 19 और 193, ये सिंपल से मेरा आ गया 193 का। अगर स्क्वायर करके देखता हूँ, जस्ट सपोज कैलकुलेटर में एक बार करके देखते हैं, 193 का अगर मैं 193 से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 37249 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 899 आ रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं यहीं पे 197 का करके देखूं तो इसमें जा रहा है ये 38,000, ठीक है ना। तो उस वाले केस में आपको बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है ना। तो 193 को अगर मैं 193 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में 37,249 आ रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा मान लो इसको इंक्रीज करता हूं, जैसे सपोज मैंने मान लो कि 194 करा, 194 को अगर मैं करता हूं तो मेरे पास में 37,636 आ रहा है। एक वैल्यू और बढ़ा देते हैं, 195 कर लेते हैं, 195 करेंगे तो 38,000 पहुंच गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत अप्रोक्सीमेट 194 और 194 के आसपास ही मान लो, बिल्कुल 194 के बिल्कुल पास में था। तो आपको 193 जो वैल्यू है एकदम एक्यूरेट वैल्यू आप बोल सकते हो। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करवाना चाहता है ना तो वो इस केस में आपको दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे जस्ट सपोज अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ ना तो 7 2 14 और 14 एंड 553, इस 7 से तो नहीं जाएगा, बट हाँ किसी और नंबर से जा सकता है, ये किसी और नंबर से जा सकता है कि ये प्राइम नंबर है, मेरे हिसाब से ये प्राइम नंबर है, किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है ये, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे 4 9 8 7, एंड इस बार ऐसा नंबर ले लेते हैं जो अपन ने जिसका स्क्वायर नहीं करा हो।
ठीक है ना, 4987 और इसमें ले लेते हैं अपन 3। ओके, इसका अगर मेरे को स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकालूंगा? अब 1 का देखा था, 4 का देखा था, 6 का देखा था, 9 का देखा था, पर 3 का अपनों को कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जिस डिजिट का लास्ट वाली का आपको कोई आइडिया ना हो तो उसको एज इट इज आपको लिख देना है। ये मैंने 3 एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट छोड़ी, बाकी को कंसिडर कर लिया। तो 498 जब मैंने कंसिडर करा तो ये किसके बीच में आता है, ये 22 के स्क्वायर, क्योंकि 22 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484 और 23 का स्क्वायर होता है 529। तो ये इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाया करेगा। ओके, अब मेरे को क्या करना है कि 22 और 23 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वापस से कॉन्जुगेटिव वाली चीज आ गई। तो 22 को जब मैं 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस केस में क्या होगा, 22 का स्क्वायर 484 और इसमें 22 ऐड कर दूंगा तो 486 और 506 बन गया मेरा। ओके, तो 498 को जब मैं इस वैल्यू से कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली छोटी आ रही है। अब छोटी आ रही हो बड़ी आ रही हो अपने को कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने पास में वैल्यू ही यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल वैल्यू है 3 है। तो मैं क्या करूंगा, 22 लिखूंगा, यहाँ पे लास्ट में 3 लगा दूंगा, ये मेरा स्क्वायर रूट आ गया। ओके, अब आप करके देखना चाहो तो आप कैलकुलेटर में देख लेना, मुझे पता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है। ओके, ऐसे अपन एक दो एग्जांपल्स और उठा के देखते हैं। रैंडम कोई एग्जांपल उठा रहा हूँ मैं, जैसे 9 7 8 2 4 एंड लास्ट में ले लेते हैं 5। इसका मेरे को स्क्वायर रूट करना है। तो 5 का देखा मैंने, 5 का कुछ नहीं होता है, एज इट इज 5 लिख दिया। लास्ट की 2 वैल्यू छोड़ी छोड़ी छेड़ी गया 9782 का देख लिया मैंने। अब 9782 किसका स्क्वायर होता है, ये बैंक कर ले लिया मैंने, 8981 और कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं फिर भी। 9782 है ना, तो इसका निकालना है तो अगर मेरे को टू टू का आ जाता है अपना 2 का 2 ही कर लो एक बार, और लास्ट वाले ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बिना मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। इसको एज इट इज ऐसे 5 ले लेते हैं, आप अपने पास में 3 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सिंपल सा मेरे को देखना है कि यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 का कुछ नहीं आता, 5 आ गया। ओके, लास्ट की 2 डिजिट छोड़ी, इसके बाद में आया 978। ओके, 978 किस किस के बीच में आता है, एक तो मेरा आ जाएगा 961, 31 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर, क्योंकि 31 का स्क्वायर हो जाता है 961, 32 का हो जाता है 1024। तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में ये जो नंबर है लाई कर रहा है। अब मैं जब 31 इंटू 32 करूंगा तो कितना आएगा, 31 का स्क्वायर 961 और प्लस में 31, तो 990 और 992 आ गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू को कंपेयर करूं, करना है ही नहीं कंपेयर। जब अपने पास में सिंगल वैल्यू है तो कंपेयर क्यों करेंगे, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, 31 जो छोटी वाली वैल्यू थी 5 लिखा, 315 का स्क्वायर आ गया। वैसे एक्चुअल में ना एक और बात बताता हूँ, जैसे मैंने आपको जब बताया था कि लास्ट में अगर 5 आ रहा हो तो उसका आप स्क्वायर कैसे कर सकते हो। तो लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो 31 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे भी आपके पास में आ जाएगा। तो मैं 31 को 32 से मल्टीप्लाई करूँ 992 और 25 आएगा। तो ये नंबर और ये नंबर, ठीक है ना, 992 ही आ रहा है क्या, एक सेकेंड, 961 और 31, ठीक है ना, तो ये 992, हाँ ये बन रहा है। ठीक है, तो इसके मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है आपने फाइंड आउट कर ली इसकी। इस तरीके से आप 315 का स्क्वायर, बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। अगर मैं 325 का भी स्क्वायर निकालने लगूँ ना, तो सॉरी 316 का अगर मैं स्क्वायर निकालूँ तो 316 का स्क्वायर आ जाएगा लमसम 316 332, और 332 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 996 यहाँ पे आ गया। और लास्ट में मेरे पास में क्या बचेगा 256, फिर उसका 56 लगूंगा 99856। तो ये नंबर तो ऑलरेडी मतलब बिल्कुल क्रॉस कर चुका है इसको। ठीक है ना, तो 99,000 का अप्रोक्सीमेटली, और इससे बहुत आगे निकल गया। ठीक है ना, तो 314 आप मान लो कि नंबर आ जाएगा, बट अपन ने 315 निकाला है तो वो एक्यूरेट मान के चलो यार। वो आपको अगर दे रहा है इस तरीके का जहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ सकती, तो वो खुद भी आपको एक अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू ही दे रहा है। ओके, तो
तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट को, अगर एग्जैक्टली लास्ट में वैल्यू 1 दे रखी है या 4 दे रखी है, 6 दे रखी है, 9 दे रखी है, इन केसेस में तो प्रॉपर पक्के से ये चीज है कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ही आएगी। अगर आपको ये दे रखा है ना कि वैल्यू जो है 1 आ रही है या फिर 4 आ रही है या फिर 6 आ रही है, 9 आ रही है लास्ट में, तो आपका एकदम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकल के आएगा। बट इनके अलावा कोई अगर वैल्यूज आपको दे रखी हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली एक डिजिट के आसपास में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये अपना स्क्वायर रूट का था। अब अपन जंप कर जाते हैं क्यूब रूट वाले पे। अब क्यूब रूट वाले में क्या होता है, क्यूब रूट वाले में सिंपल है, आपको दो ही चीजें देखनी है। अगर लास्ट में 2 दे रखा हो तो आप इसको कन्वर्ट कर दो 8 में, अगर 8 दे रखा हो तो उसको कन्वर्ट कर दो 2 में। वैसे ही अगर 3 दे रखा हो तो उसको कन्वर्ट कर दो 7 में, और 7 अगर दे रखा हो तो इसको कन्वर्ट कर दो आप 3 में। तो ये बिल्कुल इसके अंदर क्यूब रूट के अंदर कोई झमेला नहीं है, कोई झंझट नहीं है, सिंपल सी दो चीजें हैं। और इसमें आपको क्या करना है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं, लास्ट की जो अपनी 3 डिजिट्स होंगी, इसको आपको क्या करना है, स्किप करना है, बाकी की डिजिट्स आपको देखनी है। ओके, लास्ट की 3 डिजिट आपको स्किप करनी है। 2 अगर लास्ट में दे रखा है तो 8 लग कर लो, 3 दे रखा तो 7 कर लो, 7 दे रखा तो 3 कर लो, 8 दे रखा तो 2 कर लो। और अगर इसके अलावा 1, 4, 5, 6, ठीक है ना, 9, इनमें से कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो आपको लास्ट में अगर ये वैल्यू दे रखी हो तो एज इट इज इन वैल्यू को पुट करके और 3 डिजिट छोड़ के और आगे जो प्रोसेस अपन जैसे फॉलो करेंगे सेम टू सेम वैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट वाले में अपन ने देखा था कि 1 देखना है, 4 देखना है, 6 देखना है, 9 देखना है। इनका मैंने आपको बता दिया था, अगर नहीं दी हुई है तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। तो इसमें लास्ट में स्क्वायर रूट वाले में 2 डिजिट छोड़ के चेक करना होता है, और क्यूब रूट वाले में लास्ट में 3 डिजिट छोड़ के चेक करना होता है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है 512। 512 जो होता है ये आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, 2 दे रखा है तो 2 दे रखा है तो लास्ट डिजिट में 2 दे रखा है, मैं क्या करूंगा 8 लिख लूंगा। ओके, लास्ट की 3 डिजिट छोड़नी है तो 3 डिजिट छोड़ के तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो बेसिकली अपना क्यूब रूट क्या आ गया, 8 आ गया। ओके, डन है। अब लास्ट में मेरे को क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 दे रखा है तो मैं क्या लिख लूंगा, 2 लिख लूंगा। अब मेरे को क्या करना है, सेकंड स्टेप, लास्ट की 3 डिजिट्स को लीव करना है और फिर देखना है। अब 1 का देख रहा हूं तो 1 किसके क्यूब के बीच में आता है, 1 तो 1 के क्यूब में ही आता है, तो मैं क्या करूंगा 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये 2 लिख दिया, बात ही खत्म हो गया, अपना आ गया। तो 12 का जब आप क्यूब करोगे तो 1728 आ जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल सा प्रोसीजर है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। जैसे मान लो 3 दे रखा है तो 3 का मैं क्या करूंगा, 7 में कन्वर्ट कर दूंगा 3 को। अब 3 को 7 में कन्वर्ट कर दिया और लास्ट की 3 डिजिट छोड़ दी। अब 4 जो होता है वो किस किस के क्यूब के बीच में आता है, 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा अपनों को 1 लेना है, जैसे स्क्वायर रूट वाले में कर रहे थे वैसे इसमें करना है। पहले डिजिट उठाई, 1 लिखा, 7 लिखा, बात खत्म। 17 का जब क्यूब करके देखोगे 49 13 आ जाएगा, ठप्पा लगा लेना, स्टैंप लगा लेना। ठीक है, बैंक टाइम। ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड है ना, ये मैं सिर्फ मैं करवा रहा हूँ और किसी को ये मेथड नहीं पता होता है। ओके, और इसमें ज्यादा कोई याद रखने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से सिंपल सी चीज है। ठीक है ना, फिर अपन ने एग्जांपल देखा 2 का, तो लास्ट में 2 है तो मैं क्या कर दूंगा 8 कर दूंगा, बात खत्म होगी। फिर लास्ट में क्या करूंगा 3 डिजिट छोड़ दूंगा, फिर ये 2 डिजिट मेरे पास में 21 रहेगी। अब 21 किस किस के क्यूब में लाया करता है, 2 के क्यूब में लाया करता है और 3 के क्यूब में, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो ये 8 और 27 के बीच में लाया कर रहा है। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा 2 को लिखूंगा, 8 को लिखूंगा, ये मेरा 28 का क्यूब बन गया। खत्म, सिंपल सा प्रोसीजर। फिर मैंने देखा यहाँ पे 3 आ रहा है, ओके, तो 3 का कन्वर्जन किस में होगा, 7 में कन्वर्जन होगा। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट छोड़ दी, लीव करके बचा क्या मेरे पास में 103। अब 103 किस किस के क्यूब के बीच में आता है, तो 103 आता है 4 के क्यूब के बीच में और 5 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 5 का क्यूब क्या होता है 125। ओके, तो इसके बीच में लाया कर रहा है, तो मैं 4 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, ये मेरा आ गया। ओके,
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल सा मेथड है, सिंपल तरीके से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखा मैंने 8 आ रहा है, 8 वाले का मैं क्या लूंगा, 2 ले लूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। फिर मेरे को क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट लीव करूंगा, 32 देख लूंगा। 32 किस किस के क्यूब के बीच में आता है, 3 के क्यूब के बीच में और 4 के क्यूब के बीच में। तो ये क्या होगा 27, ये होगा 64। तो 3 उठाया, 2 उठाया, कंबाइन करा, ये मेरी वीडियो इसके ऊपर आ गई होगी फॉर श्योर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो यहाँ पे मैंने 3 को पिक करा और यहाँ से मैंने 2 को पिक करा, दोनों को पिक करके और कंबाइन कर दिया, तो 32 मेरा बन गया। तो 32 का ये जो है क्यूब है, ये वाला नंबर। ठीक है, और इसका जो क्यूब रूट है वो क्या है 32। ओके, ये सिंपल सी चीज थी। अब आपको किसी रैंडम नंबर का भी करना है ना, तो आप उसका भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, न्यू स्लाइड ले लेते हैं। रैंडम नंबर जैसे मान लो कि मैंने कोई भी नंबर ले लिया कि 5 4 9 7, और एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसका नहीं पता हो, 5 ले लेते हैं। इसका मेरे को करना है क्यूब रूट। अब मैंने क्या किया, 5 का मेरे को कुछ नहीं, 2 का पता है 8 होता है, 3 का होता है 7 होता है। 5 जब मैंने आपको बोला था कि 5 1 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, या फिर आपके पास में 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, या फिर 9 आ जाए, तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको एज इट इज वैल्यू लिख देना है। 5 लिख दिया, लास्ट की 3 डिजिट थी वो लीव कर दी, 54 को देख लिया। 54 किस किस के क्यूब रूट के बीच में आता है, एक तो 3 के क्यूब रूट के बीच में और एक 4 के क्यूब रूट के बीच में, क्योंकि 3 का क्यूब रूट 27 बनता है, 4 का क्यूब रूट बनता है 64। ओके, डन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट से 3 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, बात खत्म होगी, 35 का क्यूब बन गया है। ठीक है, अब हो सकता है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही हो, क्योंकि मैंने एक रैंडम नंबर लिया और रैंडम नंबर्स में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एक दो डिजिट ऊपर नीचे चलेगा। ओके, बट हाँ, आपके एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको निकाल के देगा। यही एग्जामिनर आपसे चाह रहा होगा, वही आपका डिजिट निकलेगा। आसपास की अगर लग रही है आपको कि हाँ यार ये 35 आ रहा है, बट इसमें तो फ्रैक्शन ऐसा दे रखा है, नीचे 6, नीचे है ना 6 का दे रखा है, तो ये 36 होता तो ये कैंसिल होता, तो 36 कर दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सिंपल बन रहा है तो सिंपल बना के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 का 36 कर लो, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है तो। अदरवाइज तो फिर उसने वैसे ही सेट किया होगा क्वेश्चन कि वैल्यू जो वो इंटीजर में ही आ रही हो। ठीक है, एक और एग्जांपल उठा के देख लेते हैं। जैसे मान लो कि 9 7 8 2 4 और 6 उठा लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, 3 डिजिट छोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 6 को एज इट इज मैंने 6 लिख दिया, क्योंकि 2 का 8 और 3 और 7 ये कन्वर्टेबल है, बाकी कन्वर्टेबल नहीं है। लास्ट की 3 डिजिट जो है वो लीव कर दी, 978 देख लिया। ये किस किस के क्यूब के बीच में आता है, एक तो मैंने देखा कि ये 9 के क्यूब के बीच में और 10 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है 729 और 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 9 को पिक किया, 6 को पिक किया और ये बना दिया। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 8 7 9 5 और 9 लास्ट में ही रह गया। ठीक है, इसका कैसे करूंगा, 9 है, 9 का मेरे को पता नहीं है, एज इट इज 9 ही लिया। लास्ट की 3 डिजिट जो है वो लीव कर दी। 287 को देखा तो 287 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 6 के स्क्वायर के 6 के क्यूब के बीच में आता है और 7 के क्यूब के बीच में आता है। 6 का क्यूब क्या है 216, 7 का क्यूब क्या है 343। तो 6 लिखा 9 लिखा, बात खत्म। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है ना, तो ये अपना क्यूब रूट का था। अब जो मेजर चीज है उस मेजर चीज पे आ जाते हैं। वो मेजर चीज क्या है, जब आपको फ्रैक्शंस निकालने हो, ठीक है ना, तो फ्रैक्शंस निकालने के टाइम पे आपको किस तरीके से क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आप किस तरीके से फ्रैक्शंस को निकाल सकते हो। फ्रैक्शंस निकालने की जरूरत कब पड़ती है, जब परसेंटेजेस आपको दी हुई हो, उस केस में आपको फ्रैक्शंस निकालने की जरूरत पड़ती है। और प्लस कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस भी होते हैं जिनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं वो भी अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, बट कुछ एक ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जिनकी वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, तो आज हम 1 से लेके और
मतलब 1/20 तक के जो फ्रैक्शंस है वो हम अच्छे से एक बार करने वाले हैं। इससे ज्यादा कभी पूछे भी नहीं जाते और रेलेवेंट भी नहीं है अपने 1 से 1/20 तक। मतलब आपने अगर कर लिए फ्रैक्शंस तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। अब परसेंटेजेस को कैसे कन्वर्ट करा जाता है फ्रैक्शंस में, या फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं, ये सबसे पहली चीज अब हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पता भी होगा, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ओके। तो जैसे मान लो, इसको पढ़ाई रहने छोड़ो। जैसे मान लो कि अगर मेरे को जैसे मान लो कि मेरे को 50% है, इसको मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेजेस को हटाने के लिए क्या करा जाता है, अपॉन में 100 डिवाइड बाय 100 कर दिया जाता है। तो जब मैं इसको देखूंगा तो ये 1/2 मेरा फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। ऐसे अगर मेरे को जस्ट सपोज 75% को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 25 और डिवाइड में कर दूंगा 100, तो ये मेरी परसेंटेज हट गई, परसेंटेज का सिंबल हट गया। अब मैं देख रहा हूँ कि 25 की टेबल में ये 3 टाइम्स आता है, ये 4 टाइम्स आता है, तो मेरा फ्रैक्शन आ गया 3/4, ओके। तो इस तरीके से आप परसेंटेजेस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब वहीं आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे कि 3/4 लिखा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो 4 से कितने टाइम्स आता है, 25, तो ये आपके पास में परसेंटेज कितनी आ गई, 75%, ओके। वैसे इसको अगर फ्रैक्शन उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 50% आ गया, ओके। तो अगर आपको परसेंटेजेस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कर दोगे डिवाइड बाय 100, और अगर फ्रैक्शन से आपको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है तो आप कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये लॉजिक आपको, ये तो सिंपल है, वैसे आपको हर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में भी आपको आराम से बताया जाता है, बट फिर भी मैंने एक बार बता दिया, ठीक है ना। अब अपन फ्रैक्शंस की वैल्यूज को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फ्रैक्शंस की वैल्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत काम में आने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहला वन, वन जो फ्रैक्शन है ये 100% का होता है। 1/2 का जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये 50% का होता है। 1/3 का जब आप देखते हो तो ये जो होता है ये 33.33% का होता है, ओके। 1/4 का जब आप देखते हो तो ये बनता है अपने पास में 25%। 1/5 का जब आप देखते हो तो ये अपने पास में बनता है 20%। 1/6 का जब आप देखते हो तो ये अपने पास में कितना बनता है, 1/6 का बनता है 16.66%, ओके। 1/7 का जब देखते हो आप, मैं ये इसलिए करके बता रहा हूँ मैन्युअली, ताकि आप भी साथ साथ में इसको देखते रहो या फिर लिखते रहो, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी थोड़ा सा दिमाग में फिट बैठ जाए चीजें। तो जब मैं लिख रहा होता हूँ कोई चीज, तो साथ साथ में आप भी एक पेपर लेके लिख लिया करो, क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, लिखने से ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती है, ज्यादा जल्दी दिमाग में सेट बैठ जाती है। तो अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूँ तो साथ साथ में उस चीज को लिख लिया करो, ओके। 1/7 का अगर मेरे को देखना है तो कितना आता है, 1/7 का आता है 14.28%, ठीक है। फिर मैंने देखा कि 1/8 का, तो 1/8 का कितना बनता है, 1/8 का बनता है 12.5%। फिर मैंने 1/9 का देखा, तो 1/9 का कितना बनेगा, 11.11%। फिर 1/10 का देखा तो इसका बनेगा 10%। फिर 1/11 का देखा तो 9.09%। 1/12 को अगर मैंने देखा तो ये मेरे पास में बनेगा 8.33%। 1/13 का अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास में बनेगा 7.69%। फिर मैं 1/14 का जब देखूंगा तो मेरे पास में बनेगा 7.14%। 1/15 का जब मैं देखूंगा तो मेरे पास बनेगा 6.66%। 1/16 का जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास में कितना बनेगा, 6.25%। 1/17 का जब मैं देखूंगा तो मेरे पास बनेगा 5.88%। 1/18 का जब मैं देखूंगा तो ये 5.55% बनेगा। और 1/19 जो है वो मेरे पास में बनेगा 5.26 रहता है या 5.29 रहता है, शायद 5.26 रहता है, बाकी मैं कंफर्म कर, 5.26 ही रहता है शायद, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 19 को करके देख ले क्या, 19 7 से 91 रहता है, 9 वापस से बचा 90, तो 6 इंटू 100 कर रहे हैं ना, सॉरी 5.88 5.55
और सॉरी 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 एक सेकेंड, 19 का देख रहे हैं, मैंने 13 से कर दिया। तो 100/19 जब करेंगे ना, तो 19 5 से 95 और वापस से 5 बचा, तो ये 2 की फॉर्म में आ जाएगा 38, फिर 50 38 और यहाँ पे कितना बचेगा 12, 12 बचेगा तो 120, 120 के हिसाब से कितना चला जाएगा 7 और 6 में जाएगा ना 114, हाँ 5.26 सही है बिल्कुल, ओके 5.26 ही आएगा, ओके। और 1/20 है उसका कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/20 जो है उसका कितना आ जाएगा अपने पास में 5%, ओके। ये अपने फ्रैक्शंस की वैल्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वैल्यू बन जाती है वो 1/25 की बन जाती है, जिसकी वैल्यू जो होती है 4% होती है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स, स्क्वायर्स आपको अगर अच्छे से आते हैं तो वो आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो यही चीज होती है कि मैं हर टॉपिक को लिंक करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अब मैं जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलता कि 12x13 करना है, तो फिर जब आपको कोई चीज नहीं आती और मैंने अगर सिखाई नहीं है तो फिर उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने वो सारी चीजें आपको पहले सिखाई हैं, उसके बाद में आज जब उसका एप्लीकेशन आया तो मैंने वो चीज आपको बताई है, ओके। तो इस वजह से आप अच्छे से उस चीज को देख लिया करो, अच्छे से एक बार याद कर लिया करो, प्रैक्टिस कर लिया करो, उसके बाद में फिर आगे नेक्स्ट वाली क्लास पे आना, क्योंकि मैं हर चीज को लिंक करते हुए चल रहा हूँ, हर एक पिछले वाली चीज आपके काम में आने वाली है, इसलिए उस चीज को पढ़ा के आगे बढ़ रहा हूँ, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, ये आपको याद होने ही चाहिए, मतलब होने ही चाहिए, इसको स्किप नहीं कर सकते हो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, हर एक टॉपिक में काम में आने वाले हैं, भले रेशियो हो, परसेंटेजेस हो, टाइम वर्क हो, स्पीड डिस्टेंस हो, एवरेज हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, डीआई, अर्थमेटिक, हर जगह ये फ्रैक्शंस आपके काम में आने वाले हैं, ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट 1 का देखोगे तो 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का देखोगे तो 33.33%, 1/4 का 25%। साथ साथ में बोलो, साथ साथ में बोलो, मेरे साथ साथ में बोलोगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। 1/5 का देखोगे तो 20%, 1/6 का देखोगे तो कितना आएगा 16.66%, 1/7 का 14.28%, 1/8 का 12.5%, 1/9 का 11.11%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9.09%, 1/12 का 8.33%, 1/13 का 7.69%, 1/14 का 7.14%, 1/15 का 6.66%, 1/16 का 6.25%, 1/17 का 5.88%, 1/18 का 5.55%, 1/19 का आ जाएगा 5.26%, ठीक है। अब इनमें से ना कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फ्रैक्शन कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये वाला, इसका क्लोन बनते हैं। क्लोन मतलब इसकी और भी वैल्यूज बनती हैं जो काम में एग्जाम्स में आ जाया करती है। 1/9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी और पार्ट्स बनते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, बहुत ईजी है, ठीक है। वैसे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 इसके बनते हैं। 1/11 ये, और 1/16 ये, ठीक है। ये चार ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनकी और भी वैल्यूज काम में आ जाती है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इसको भी देख लेते हैं, 1/25 का बन जाएगा ना शायद, 4% का बन जाता है शायद, 16 का देखो ना, हाँ इसका भी बन जाता है, इसका मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो चार हैं, ये चार फ्रैक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके क्लोन्स बनते हैं, इनकी मतलब जैसे 3/16 बन जाएगा, 5/16 बन जाएगा, 7/16, 9/16, तो इस तरीके से फ्रैक्शंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहती है इसमें। तो ये चीजें अपनों को देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इस वजह से इनका क्लोन बनता है, इनको मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले अपन क्या चीज देख लेते हैं, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्लोन्स बाद में देख लेंगे, पहले मैं आपको ये करा देता हूँ कि कौन सी और वैल्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जिनके फ्रैक्शंस हैं। जैसे कि 50% का अपन ने देख लिया कि 1/2 इसका फ्रैक्शन बनता है, ओके। सबसे पहले फ्रैक्शन कर लेते हैं, फिर रेशो में कैसे कन्वर्ट करके इनको काम में लिया जा सकता है वो मैं आपको बता दूंगा, ओके।
20% है तो 20% की वैल्यू क्या हो जाती है 1/5, जैसे मैंने आपको बताया था। 40% की क्या हो जाएगी 2/5, 60% की 3/5, 80% की 4/5। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे ऐसे फ्रैक्शंस मैं आपको करा रहा हूं, मैं बार 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 चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा हूँ, चीख चीख के बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, इनको मिस आउट मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं आपके। ओके, ये याद करने, पन्ना लेके डेस्क पे जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे लगा लेना, चिपका लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं। इन फ्रैक्शंस के साथ में ही बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, इनको स्किप मत करना। एक बार में बैठ के धमाधम धमाधम याद कर देना, 10 दिन तक रिवाइज कर लेना, रोज अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, 15%, ये सारे मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे, मैंने स्टार मार्क लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये करना है वो नहीं करना है, सारे ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और पे भी लगा दूंगा स्टार मार्क। ठीक है ना, 15% का कितना बनता है 3/20, 25% का कितना बनता है 1/4, 35% का कितना बनता है 7/20, 45 का बनता है 9/20, इसके मैं एक ट्रिक पे बता देता हूँ आपको, 11/20, 65 का बनता है 13/20, और 75 का कितना बनेगा 15/20। अब देखो इसको याद कैसे करना है, ठीक है ना, तो 35, 45, 55, 65 और 75 और 15, इनमें क्या देखना है कि ये जो है ना किन किन के 5 के मल्टीपल्स हैं, किस किस की टेबल्स में 5 टाइम्स में ही आते हैं। तो 3 के 5 टाइम्स में 15 आता है, 7 के 5 टाइम्स में 35 आता है, ओके, 9 के 5 टाइम्स में 45 आता है, 11 के 5 टाइम्स में 55 आता है, 13 के 5 टाइम्स में 65 आता है, और 15 के 5 टाइम्स में 75 आता है। ओके, तो इस तरीके से ये आपके 5 टाइम्स में आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब दिमाग में याद रखने की ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 85। अब 85 किसके 5 में आता है 17 के, तो 17/20। 95 किस में आता है 19 में, तो 19/20। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस मैंने आपको सारे बता दिए। अब इसके बाद में 37.5 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन की वैल्यू, इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है 3/8, बहुत कम में आएगा। 62.5%, 5/8, ये बहुत कम में आएगा। 87.5, 7/8। 33.33 मैंने आपको पहले भी बता दिया 1/3। 66.66, 2/3। 83.33, 5/6। और 8% का कितना बन जाएगा, अब जैसे मैंने आपको वो बताया था ना कि आप किस तरीके जो जो 4% है जो अपन निकाला था, यहाँ पे देखा था, देखो ये जो मैंने आपको बताया था ना कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, वो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। जैसे 4% का जो आया था वो आया था 1/25। अब ये 8% है, मतलब किसका मल्टीपल है 4 का मल्टीपल है, कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो मैं इसको क्या करूंगा 2/25 कर दूंगा, सिंपल। 36 है, 4 का कितने मल्टीपल है 9, 9 टाइम्स का है, तो मैं क्या करूंगा 9 लिख दूंगा और अपॉन में 25 कर दूंगा। तो 4 के अगर मल्टीपल्स आ रहे हैं तो उसका मल्टीपल लिखना है और नीचे 25 लगा देना, सिंपल सा। जैसे मान लो कि अब आपको अगर किसका करना हो 28 का करना है मान लो, ठीक है, तो 28 का कैसे करोगे, 28 4 का कितने टाइम्स मल्टीपल होता है 7 टाइम्स, 7/25 कर दिया। ओके, वैसे ही मान लो अगर मैं एक ट्रिक दे देता हूँ 96 दे दिया अबे 4 टाइम्स में कितनी बार आता है, 4 को मैं डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स से जाएगा, ये जाएगा 24 के टाइम्स में, 24/25 कर दिया, सिंपल। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो, तो 4 के मल्टीपल्स को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब अगर जस्ट सपोज कि कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन इस तरीके से दे देते हैं कि फ्रैक्शन जो आपको पता होते हैं उसके आसपास की वैल्यू आपको दे देते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मैंने 83.33% तो आपको बता दिया, बट अगर मान लो 88.33% आ जाए वैल्यू, ठीक है ना, तो मैंने 88.33% की वैल्यू ले ली। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बताया नहीं था, एग्जाम में तो ये आ गया, आउट ऑफ द ब्लू आ गया, मेंस में कोई क्वेश्चन में आ गया, कोई किसी क्वेश्चन में मान लो यूज कर लिया उसने।
कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो डरने के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 83.33 का फ्रैक्शन आपको अगर पता है तो आप 88.33 का फ्रैक्शन भी आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ये क्या है? 83.33% प्लस 5%। 88.33% तो यही बन रहा है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इसको और इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो यही बनेगा मेरा। अब मेरे को 83.33% का पता है फ्रैक्शन क्या होता है, 5/6। और 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। अब मैं मेरे को क्या करना है, सिंपल सा इसको ऐड करना है। तो 6 और 20 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 3 10, 3 और 10 10 30। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 60 आ गया एलसीएम। 60 आएगा ना, हाँ 60 आ जाएगा। 60 मैंने एलसीएम लिखा तो ये बन गया 50, ये बन गया 3। तो मेरा फ्रैक्शन कितना आ गया, 53/60। ओके, ये सिंपल सी चीज आ गई अपनी यहाँ पे। ओके, तो आपको घबराने की कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 88.33 का भी आपने आराम से निकाल दिया। अब जस्ट सपोज अगर मेरे को कोई बोल दे कि यार मेरे को तो फ्रैक्शन निकालना है किस चीज का, मेरे को तो आप ये बता दो कि 83.33 का ही फ्रैक्शन अगर निकालना तो मैं कैसे निकालूं, मेरे को तो यही नहीं आता, आप तो मेरे को ये बता दो। तो मैं क्या करूंगा, 80% प्लस 3.33%। ओके, तो आप क्या करेंगे, 3.33% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.33% होता है मैं एक बार इस वैल्यू को भी लिख दूंगा बट अभी के लिए बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 1/15 का अपन ने देखा था 6.6% होता है, तो 1/30 का जो होगा ये 3.33% हो जाएगा। तो 80% का कितना देखा था अपन ने, 4/5। तो 4/5 में 1/30 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये 4/5 लिखा प्लस 1/30 करा तो ये कितना हो गया, 30, 6 4 जा 24, 25/30। तो मेरे पास में कितना बन जाएगा, 5 5 जा 5 6 आ गया मेरे पास में 5/6 फ्रैक्शन। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें एक और फ्रैक्शन ऐड कर देता है 1/30 का जो कि है 3.33%। ओके, ये और याद कर लेना। ऐसे ही आप किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। एक और देख लेते हैं, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे को अगर फाइंड आउट करना है, बहुत जो कॉमन आ जाता है वो आता है 43.33%। ठीक है, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये क्या है 40% प्लस 3.33%। तो 40% क्या होता है 2/5, 3.33% क्या होता है अभी बताया था आपको 1/30। तो 30 एलसीएम आ गया, 12 प्लस 1/30। तो ये कितना बन गया 13/30। ओके, इस तरीके से आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मेरे को ऐसे बोल दिया 56.25 का निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि 50% प्लस में 6.25%। ओके, 50% की वैल्यू होती है 1/2, 6.25 की वैल्यू कितनी होती है 1/16। 1/16 ऐड कर दिया, 16 एलसीएम आ गया, 8 और 9 9/16 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। सिंपल सा। अब इसी को मान लो अगर आपको करना हो माइनस में, कोई वैल्यू ऐसी आपको चाहिए जो आप माइनस में निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो माइनस में निकालने वाली चीज कैसे कर सकते हो आप, जैसे मान लो कि मेरे को चाहिए 19 पॉइंट, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि 18.75 की मेरे को वैल्यू निकालनी है। सर बता दो अब कैसे निकालेंगे, बता देते हैं, अभी बता देते हैं, कोई पंगा ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसमें क्या करूंगा, देखो मैं इसको देखूंगा कि ये 25% माइनस 6.25% है, ये तो सिंपल। 25% में से जब आप 6.25% करोगे तो आपका 18.75% आ जाएगा। तो इसको 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, 6.25 की वैल्यू कितनी होती है 1/16। तो 16 एलसीएम आ गया। अब आप क्या करोगे, 16 एलसीएम आ गया तो 4 3/16 वैल्यू आ गई इसकी। ओके, ये फ्रैक्शंस में भी आप आगे हम करने वाले हैं, बट एज एन एग्जांपल मैंने आपको एक बार लेके और वैल्यू निकालना बता दिया कि अगर आपको वैल्यू रेंडमली निकालनी हो तो इस तरीके से आप वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है ना।
अब जो है नेक्स्ट चीज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है? नेक्स्ट चीज हमारी है क्लोन्स ऑफ 6.25%। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि 6.25 कहाँ गया अपना, ये रहा 6.25। तो 6.25 का भी देखते हैं अपन, ठीक है। 6.25 के क्लोन्स अभी देख रहे हैं अपन। तो 18.75 जो है वो 6.25% का क्लोन है। कैसे क्लोन है अभी मैंने आपको निकाल के बताया था। 18.75 वैल्यू कितनी आ रही थी? 3/16। तो ये इसी की वैल्यू है, क्योंकि 6.25 की वैल्यू कितनी होती है? 1/16। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3/16। ओके। वैसे ही 31.25 की वैल्यू कितनी आती है? 5/16। कैसे आती है निकाल के बताओ? एक एग्जांपल और निकाल के बताते हैं आपको। 31.25 मान लो मेरे को लेना है, तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ कि या तो मैं 25 की वैल्यू उठा लेता हूँ, 25%, और प्लस में मैं क्या कर देता हूँ इसके अंदर 6.25% कर देता हूँ। राइटिंग एक तो यार, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 6.25 की कितनी होती है? 1/16। तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, एलसीएम 16 आ गया, 4 5/16। बात खत्म, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? खुद से एक बार फाइंड आउट करके देखना, इन सारों की खुद से प्रैक्टिस करके देखना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने हाथ से लिख के नहीं करोगे ना, तब तक नहीं समझ में आएगा यार। इंटरेस्ट तभी आता है, मजा तभी आता है जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना। वैसे 43.75 की वैल्यू देख लेते हैं। इसकी आती है 7/16। 56.25 की आती है 9/16। 68.75 की आती है 11/16। 81.25 की 13/16। और 93.75 की 15/16। ये सारे आपको एक बार देख लेने हैं, एक बार अपने दिमाग में रख लेना है। आप नोट डाउन करके साथ में रखना चाहो तो रख सकते हो। कोई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज में नहीं आते, बट हाँ यूज में आ जाते हैं, क्वेश्चंस में कई बार काम में आ जाता है। ये वाली जो टर्म्स हैं ये तो काफी ज्यादा काम में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अपने दिमाग में रखने के लिए पेपर पे जिस पे आप दूसरे फ्रैक्शंस लिख रहे हो उस पे लिख लेना, लिख के रख लेना, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चंस में यूज हो जाती हैं ये चीजें। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे क्लोन्स किसके? 14.28% के, ठीक है। तो 14.28% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी आती है? 1/7। तो इसके अब क्लोन्स देख रहे हैं। तो इसका क्लोन मैंने, एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिख लिया, ये मैंने एक वैल्यू गलत लिख लिया यहाँ पे, एक सेकेंड। इसकी वैल्यू बनती है 28.56 बनती है शायद, 42 42 बनती है, 42 बनती है शायद, 42% आई थिंक यही है। बाकी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। ये 28 का तो मेरे को ध्यान है, 42.42 आता है नहीं आता, ये मेरे को ध्यान नहीं है। ओके, एक बार करके देख लेंगे। एक सेकेंड रुको, क्रॉस चेक कर लेते हैं अभी। 100 डिवाइड बाय 7 into 28.57 मतलब 56 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो 28.56 का जब आप देखोगे तो ये कितना आएगी? 2/7। 42.386 का देखोगे तो ये आएगा 3/7। देखो मैं करके देख लेता हूँ, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 100 को जब आप 7 इंटू 3/7 से देख रहे हो ना, आप इसको क्या करोगे? अगर ये फ्रैक्शन दे रखा है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करूंगा। तो मैंने देखा यहाँ पे 7 का 1 मल्टीपल से आ रहा है, उसके बाद में एक तो 1 से जा रहा है, उसके बाद में कितना बचेगा? 30। तो ये 114, और उसके बाद में 28 1/7 के आगे इसको 3 से कर लेते हैं। तो 14 3 से 42 ये बन गया। 28 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना बनेगा? 84 बनता है, 28 3 है ना, तो ये 0.84, ठीक है। 86 आ गया, वो मतलब बहुत ज़्यादा आगे जाके फ्रैक्शंस कन्वर्ट होते हैं तो इस वजह से, क्योंकि ये 14.28 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बहुत आगे जाता है। तो इस वजह से जब आप 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 14.86 बन गई, ठीक है। तो ये 3/7 का है, ये 4/7 का है, ये 5/7 का है, और ये 6/7 का है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आपको अच्छे से याद करके रखनी है, अच्छे से इनको लिखना है कहीं पे, और अच्छे से इसको याद करना है जिस भी पेपर में लिख रहे हो, जहाँ पे भी लिख रहे हो, ठीक है।
इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं इसीलिए करा रहा हूँ, नहीं तो नहीं करा रहा होता। जो जो चीज़ें रेलेवेंट है बारी बारी कह रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये 14.28 के क्लोन्स थे। इसके बाद में इसके क्लोन पे आ जाते, ये बहुत सिंपल सा है। 11.11 के परसेंटेजेस के क्लोन करना बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होगा, सिंपल सा 11 के मल्टीपल चलते रहते हैं। 22.22 इंटू 3 करोगे तो 33.33, इंटू 4 करोगे तो 44.44, ठीक है ना। 55.55, 55.55, 66, 77, 88, 99, तो इसी के मतलब सारे नंबर चल रहे हैं। तो बट इसमें क्या है, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 1/9। इसका 1/9 आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2/9। इसका कितना आ जाएगा 3/9। 3 का मल्टीपल है ना, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है तो 4/9, ये 5 का मल्टीपल है तो 5/9, ये 6 का मल्टीपल है तो 6/9, ये 7 का मल्टीपल है तो 7/9, ये 8 का मल्टीपल है तो 8/9, ये 9 का मल्टीपल है तो 9/9। ये 1 बन जाएगा। ओके, क्योंकि 100% के अप्रोक्सीमेटली आ गया ना ये। ओके, तो ये इसके क्लोन्स थे। अगर 11 आ रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9.09 के क्लोन देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जब 9.09 आ रहा हो तो डिनोमिनेटर में आएगा 11, और अगर 11.11 आ रहा हो तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9। ठीक है, सिंपल सी यही चीज है इसके अंदर, 1 and 1। ओके, अब 9.09 का देखें तो ये कितना आता है, 1/11। इसी का मल्टीपल क्या है, इंटू 2 जब करोगे तो इंटू 18 आ जाता है, तो 18.18 लिख लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 2/11। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 27। ये कितना बन गया, 3/11। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 36। ये कितना बन गया अपना, 4/11। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 45.55, ये 5/11 आ गया। ये 6/11 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 7/11। ये आपका आ जाएगा 8/11। ये आपका आ जाएगा 9/11। ओके, तो इस तरीके से ये क्लोन्स मैंने आपको सारे करा दिए, ये आपको क्लोन सारे करना है याद। अब एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि रेशो और फ्रैक्शंस में किस तरीके से आप कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो, या फिर ये नेक्स्ट लेक्चर में करें। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, अभी वैसे भी काफी ज्यादा लॉन्ग हो गई वीडियो, 1 घंटे के अप्रोक्सीमेटली आ गई है, ठीक है ना। ये जो सेक्शन है हम ये नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे, एकदम फ्रेश माइंड से करेंगे। मैं आप स्टार्टिंग में सबसे पहले यही करवाऊंगा, रेशो टू फ्रैक्शन वाला या फ्रैक्शन टू रेशो वाला, ताकि एक आपको ग्लिम्स मिल जाए, एक आपको पिक्चर मिल जाए, आइडिया मिल जाए कि आगे जब रेशो प्रोपोर्शन हम करेंगे तो किस तरीके से इन फ्रैक्शंस को यूज करेंगे, और इन फ्रैक्शंस की कितनी ज्यादा अहमियत है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्रैक्शंस, ठीक है ना। तो रेशो में किस तरीके से कन्वर्ट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को या परसेंटेजेस को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, या रेशो को परसेंटेजेस में या फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, बता दूंगा। अभी काफी वैसे भी लंबी वीडियो होगी, ठीक है, आप लोग भी एग्जॉस्ट हो गए होगे, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट वाली क्लास में हम इस चीज को कर लेंगे। ओके, जो पहले वाली क्लास मैंने आपको बताई थी वो पक्के से उस चीज को रिवाइज करना, अच्छे से उसको देखना। आज मैंने आपको बता दिया कि उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से काम में आ रही थी। तो पहले वाली जो क्लास थी ऊपर ने उसमें स्क्वायर्स फाइंड आउट करने सीखे थे, जो अपने नियर 50 थे, नियर 100 थे, है ना। और 100 से अबव वाले थे, 1000 वाले जो थे, 1000 के आसपास वाले थे, तो 200, 300, 400, 500, उनके स्क्वायर्स हमने फाइंड आउट करने सीखे थे, ठीक है ना। एक मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, वो बताया था मैंने, कि जो छोटे वाला नंबर है उसको स्क्वायर करके उसमें वही नंबर ऐड कर दो। एक मैंने बताया था आपको हाफ और डबल वाला कंसेप्ट, जैसे 18 इंटू 36 है, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कि 18 का स्क्वायर करा और उसको डबल कर दिया, तो वो आपका 18 इंटू 36 आ गया। तो इस तरीके से आप हाफ और डबल, इसकी भी एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा, किसी उसमें आ जाएगा कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन इजी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, दूसरा 1 मिनट लगाएगा ना अगर कैलकुलेशन करने में, हम 20 मिनट में 20 सेकंड में कर लेंगे। जो यहाँ पे उसको 1 मिनट लग रहा है, आप 20 सेकंड में कर लेंगे ना अपन। अपने 40 सेकंड बचा बचा के सारे कैलकुलेशन, मान लो 60 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 40 सेकंड अगर आप बचाते हो तो 2400 सेकंड बचते हैं आपके। 2400 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 2400 सेकंड का मतलब हो गया आपके अप्रोक्सीमेटली 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, सॉरी डिवाइड करोगे तो 40 मिनट्स होते हैं आपके। तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार, इस वजह से आप इसको लाइटली मत लो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 60 क्वेश्चन में अगर आप इतना टाइम ले रहे हो तो आपके बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है ना।
तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये, स्किप मत करना, सारी चीज़ें एक बार देखना। और क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटिव वाला बता दिया था, हाफ डबल वाला तब बता दिया था, और क्या चीज़ बताई थी मैंने पिछले वाली क्लास में, एक अपना था क्या कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव हाफ डबल, और एक बार देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन कौन से मैंने कराए थे, ठीक है ना। आज वाली क्लास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन से नंबर होने चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा स्क्वायर रूट, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो फिर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। क्यूब रूट वाले में क्या करना था, क्यूब रूट वाले में अगर 2 आ रहा है तो 8 में कन्वर्ट कर दो, 8 आ रहा है 2 में कन्वर्ट कर दो, 3 है तो 7 में कन्वर्ट कर दो, 7 है तो 3 में कन्वर्ट कर दो, और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है तो एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यूब रूट में अपनों को लास्ट की 3 डिजिट छोड़नी लीव करनी होती है, और स्क्वायर रूट वाले में अपनों को लास्ट की 2 डिजिट जो है वो लीव करनी होती है। ये सिंपल सा मेथड था, ओके ना। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शंस की सारी वैल्यू बता दी आपको, ओके। कौन कौन से फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको क्लोन्स बता दिए कि 14.28 के कौन कौन से, 1/7, 2/7, 3/7, ये सारे क्लोन्स बता दिए। 11.11 के बता दिए, 1/9, 2/9, 3/9, 9.09 के बता दिए, 1/11, 2/11, 3/11 वाले सारे, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं 4 के मल्टीपल्स के क्लोन्स कैसे निकालने हैं वो बता दिए। इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शंस हैं वो बता दिए, जैसे 37.5, 62.5, 87.5, 83.33। फ्रैक्शंस निकालने कैसे हैं, अगर आपको नहीं पता है और आपको कोई वैल्यू ऐसी है जो आपको पता है, तो उन दोनों को कंबाइन करके किस तरीके से आप फ्रैक्शंस को निकाल सकते हो, वो चीज मैंने आपको सिखा दी, ठीक है ना। तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो फ्रैक्शंस का था वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है इन फ्रैक्शंस को, टेबल्स को, स्क्वायर्स को, क्यूब्स को, 4 चीजों को अपने पेपर पे लिख के अपने डेस्क पे जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे लगा के हर रोज रिवाइज करना, हर रोज देखना, उनका प्रैक्टिस करना, उनको देखना, प्रैक्टिस करना, लिखना, ठीक है। तो फ्रैक्शंस, टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ये चारों आपके बहुत अच्छे हो जाने चाहिए। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस में मजा नहीं आए तो मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है। आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि यार क्वेश्चंस में तो ये जो बेसिक चीज है जहाँ पे फ्रैक्शन लेना है ये तो हम 1 सेकंड में निकाल देंगे, 5 सेकंड में का काम है ये तो। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस की क्वालिटी आती है, जो उसका बेस आता है, फिर उसको सॉल्व करने में मजा आता है, ठीक है ना। तो अपने पहले बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लो, मैं इसलिए आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आएगा, अर्थमेटिक है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एंजॉय भी थोड़ा बहुत करते रहो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते रहो, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, ज़्यादा लोड लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना बैंक टाइम को यार, वीडियोस देखते रहना। आपके 1 सेकंड के बस एक क्लिक करने से, सब्सक्राइब करने से चैनल को, इनिशिएटिव को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। प्लीज़ यार, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो आज के सेशन को करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।